वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम विज्ञान विषय का प्रकाश से संबंधित अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रकाश के कारण ही वस्तुओं को देख पाते हैं कि जब प्रकाश उपस्थित होगा तभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अंधकार में प्रकाश अनुपस्थित होता है तो अंधकार में वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं दीप्त पिंड कहलाते हैं। मीन्स जो खुद प्रकाश बनाते हैं, जिसका खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, वो दीप्त पिंड होते हैं। जैसे बल्ब, ठीक है, बल्ब की खुद की लाइट है, इसीलिए बल्ब क्या है? दीप्त पिंड है। अब चमकने में तो चंद्रमा भी चमकता है, परंतु चंद्रमा की खुद की लाइट, खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है, इसीलिए चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है। क्या सूर्य दीप्त पिंड हो सकता है? हाँ, सूर्य दीप्त पिंड हो सकता है क्योंकि उसका स्वयं का प्रकाश होता है। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु के आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तु कहलाती है। कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे दीवार के आर पार हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, तो वो पारदर्शी वस्तु नहीं है। कांच के आर पार हम देख सकते हैं क्या? हाँ, कांच के आर पार हम देख सकते हैं, इसीलिए कांच पारदर्शी वस्तु है। पानी के आर पार हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, वो भी पारदर्शी वस्तु है। ठीक है, तो जिस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी वस्तु है। उदाहरण के लिए कांच। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, पेंसिल के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, वो सभी क्या होती है? अपारदर्शी वस्तु। पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? देखो, कई वस्तु ऐसी होती है जो पारदर्शी भी होती है और अपारदर्शी भी होती है, जिसके आर पार देखा भी जा सकता है, नहीं भी देखा जा सकता। मतलब क्या है कि पार देख सकते हैं पर धुंधला दिखता है, तो पारभासी वस्तु होती है। जिस वस्तु के आर पार देखा तो जा सकता है परंतु धुंधला दिखाई देता है, जैसे तेल लगा चिकना कागज़। ठीक है, तो तेल लगा चिकना कागज़ जो है वो किसका उदाहरण है? पारभासी वस्तु के। पार तो दिखता है पर साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। छाया कैसे बनती है? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वह वस्तु प्रकाश की कुछ मात्रा को रोक लेती है, जिससे वस्तु के पीछे रखे पर्दे पर वस्तु की छाया प्राप्त होती है। छाया हमें वस्तु की आकृति, आकार व रंग का स्पष्ट ज्ञान नहीं देती। अब देखो, छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तु की बनती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखें, छाया अपारदर्शी वस्तु से बनती है, और जब भी प्रकाश आकर अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वस्तु के पीछे की ओर उसकी छाया बन जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो वस्तु प्रकाश की कुछ मात्रा को रोक लेती है, और कुछ मात्रा को रोक ली तो अंधकार उत्पन्न होगा, और वही अंधकार वस्तु की छाया होती है। तो प्रकाश की मात्रा को रोक लिया गया और पीछे पर्दे पर वस्तु की छाया प्राप्त की जा सकती है। अब वस्तु की छाया से हमें क्या क्या जानकारी स्पष्ट नहीं मिलती है, थोड़ा हिंट मिलता है, परंतु क्लियर जो जानकारी है वो हमें नहीं मिलती है। जैसे वस्तु की आकृति की क्लियर जानकारी नहीं मिलती, आकार और रंग की क्लियर जानकारी हमें नहीं मिलती। कंफर्म नहीं कर पाते हम कि वस्तु कौन सी है, उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा क्या होती है? बिल्कुल सीधी रेखा। तो प्रकाश भी सरल रेखा, सीधी रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश ऐसे गमन नहीं करता है, या और किसी भी प्रकार, इस प्रकार से भी गमन नहीं करता है। ठीक है, तो प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे सरल रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है।
जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो प्रकाश की दिशा बदल जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है या कांच मान लीजिए दर्पण है, प्रकाश आता है, इससे टकराता है और दूसरी दिशा में चला जाता है। तो यही कहा गया है कि जब भी प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा तो प्रकाश की दिशा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगा? प्रकाश की दिशा बदल जाएगी। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक और डेफिनेशन है प्रकाश के परावर्तन की, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो डेफिनेशन अच्छी लगे वो याद कीजिएगा। दर्पण प्रकाश का परावर्तन कर उसकी दिशा बदलता है, और प्रकाश का परावर्तन करने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो है दर्पण। दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन आसानी से कराया जा सकता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी वस्तुएं दिखाई देती है। अब कोई वस्तु हमें कब दिखाई देगी? जब उस वस्तु से प्रकाश टकराएगा और हमारी आंखों तक पहुंचेगा। यदि मान लीजिए कोई वस्तु है और हमारी आँख यहाँ है, प्रकाश वस्तु से टकराया और दूसरी दिशा में चला गया। प्रकाश तो है, उजाला तो है, परंतु वह प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश वस्तु से टकराएगा और वस्तु से टकराया हुआ प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचेगा तभी वस्तु हमें दिखाई देती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए, यहाँ बताया गया है कि समतल दर्पण जो है उसके प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब, अच्छा समतल दर्पण होता क्या है? जो आईना होता है हमारे घरों में जिसमें हम सुबह बालों को कंघी करते हैं, वही समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? चाहे तो आप समतल दर्पण के सामने जा कर के अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है कि दर्पण तो यहाँ होता है, आप यहाँ होते हैं और प्रतिबिंब इस ओर बनता है। तो दर्पण के पीछे की ओर, आप है दर्पण के आगे की ओर और प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे की ओर। वस्तु के बराबर आकार का बनता है कि जैसा आकार, जैसी साइज, जैसी लंबाई आपकी है वैसी ही लंबाई और आकार किसका होगा? प्रतिबिंब का। सीधा व आभासी बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। ऐसा तो होता नहीं कि प्रतिबिंब के पाँव ऊपर और सिर नीचे हो, सीधा ही बनता है। और आभासी का मतलब है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे किसी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। और यह है कि अगर आप दर्पण से कांच से 5 मीटर दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। समझ रहे हैं? वस्तु की दर्पण से दूरी जितनी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर होती है। बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब का वाम भाग दिखाई पड़ता है तथा वाम भाग दक्षिण दिखाई पड़ता है। यहाँ क्या हो जाता है, हमारा जो बायां भाग है वो प्रतिबिंब का दायां भाग होता है और हमारा दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है। यदि हम अपना बायां हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब अपना दायां हाथ उठाता है, और हम अगर अपना दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब बायां हाथ उठाता है। तो यही है कि हमारा बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बन जाता है और हमारा दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है। अब देखते हैं नियमित तथा विसरित परावर्तन में क्या अंतर है। ठीक है, नियमित और विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। अब थोड़ा चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए कोई दर्पण है, 2 प्रकाश किरण आती है समांतर और टकराकर समांतर ही निकल जाती है, तो ये तो कहलाता है नियमित परावर्तन। ठीक है, और विसरित क्या होता है कि प्रकाश की किरणें आती तो समांतर है पर जाती टेढ़ी मेढ़ी है। मान लीजिए तीसरी भी आई, जाती टेढ़ी मेढ़ी है, तो विसरित परावर्तन
कहलाता है। तो देखिए नियमित परावर्तन ये चिकनी सतह पर होता है। सतह कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए। सभी परावर्तित किरणें समांतर होती है। मैंने चित्र से वो समझाया, 2 किरणें आई समांतर और समांतर ही निकल जाती है। तो वही होता है नियमित परावर्तन की इसमें जो किरणें जो है परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है, समांतर ही होती है। परावर्तित किरणें एक दिशा में होती है कि एक इधर जाएगी तो दूसरी भी इधर जाएगी, ठीक है। अब विसरित परावर्तन में इसका ऑपोजिट हो गया। नियमित परावर्तन चिकनी सतह पर और विसरित परावर्तन खुरदरी सतह पर। जिस प्रकार ऐसे वक्रित सतह हो सकती है, ठीक है। खुरदरी तो सीधी सतह तो खुरदरी नहीं होती है, तो प्लेन होती है, और खुरदरी सतह इस प्रकार से। तो विसरित परावर्तन खुरदरी सतहों पर होता है। परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती, क्योंकि खुरदरी सतह पर जब प्रकाश आएगा तो एक किरण इधर जाएगी, दूसरी इधर जाएगी, कोई तीसरी इधर चली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में होती है और समांतर नहीं होती हैं। तो आप समझ गए होंगे नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर। अब परावर्तन के नियम देख लेते हैं। और ये परावर्तन का नियम आपके 10th क्लास तक काम आने वाला है। यहाँ तक कि यदि आप साइंस लेते हैं 10th के बाद तो 12th क्लास में भी आपको आने वाला है। तो ये बहुत काम का टॉपिक है, परावर्तन के नियम। तो देखिए पहले तो चित्र के माध्यम से मैं आपको परावर्तन के नियम समझा देता हूँ। यहाँ पे जो कोण आई दिया हुआ है वो कोण आर के बराबर होता है। पहला नियम तो यही है, कोण आई बराबर कोण आर। शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो आई को क्या बोला गया है? आपतन कोण। कोण आई को क्या बोला गया है? आपतन कोण। और कोण आर को परावर्तन कोण। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण किसके बराबर है? परावर्तन कोण के। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और एक ये भी दिखाई दे रहा है, 3 लाइन है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। तो इन तीनों का नाम लेकर के कह देना है ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दोनों नियम कंप्लीट है। पहला नियम क्या था? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान बराबर रहता है। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम है, परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर रहेगी और भाग 2 आपको शीघ्र ही मिलेगा। और हमारा सौर मंडल, सौर परिवार वाला चैप्टर भी चल रहा था, वो भी हम आगे जल्द ही बढ़ाएंगे।